Old Mini Cooper gets transformed into epic aquarium. गांव में एक गरीब मनोज नाम का मैकेनिक रहता था। उसका एक छोटा सा गराज था और गराज के पास एक बड़ा सा तालाब था। एक बार काम खत्म करके वो तालाब के पास आता है, तब वो देखता है कि एक बड़ी सी मछली पानी के बाहर मरी पड़ी है। उस मछली को देखकर मनोज सोचता है, अरे ये मछली ऐसे कैसे मर गई? क्या हुआ होगा इसके साथ? वैसे कुछ दिनों से तालाब से खराब सी बदबू भी आ रही है। पता नहीं तालाब में कितनी गंदगी इकट्ठा हुई है। मनोज उस मछली को उठाकर दूर जमीन में गाड़ देता है, पर दूसरे दिन फिर से कुछ मछलियां उसे मरी पड़ी हुई नजर आती है। तब वो सोचता है, अब तो तालाब को साफ करना ही होगा, नहीं तो बेचारी मछलियां एक एक करके ऐसे ही मरती रहेगी। तब मनोज गांव वालों को मदद के लिए बुलाता है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तब मनोज कहता है, अरे इस तालाब का पानी मछलियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी खतरनाक है। हम हमारे बैल गाय बकरियां धोने यही आते हैं। गांव के बच्चे भी तैरने यही आते हैं। उन्हें खतरा होने से पहले हम तालाब मिलजुल कर साफ कर लेते हैं। अरे मनोज, तुम्हारा गराज पहले से ही अच्छे से नहीं चलता है, इसलिए तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। पर हमारे पास तो है ना। ये फिजूल की बातें हमें मत बताया कर। वैसे तालाब में गंदगी कैसे हो सकती है? इस तरह से गांव वाले मनोज को ही बोलकर अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। अब मनोज खुद अकेला तालाब साफ करने का सोचता है। मनोज तालाब साफ करने लगता है, तब उसके ध्यान में आता है कि तालाब के अंदर एक पाइप लगा हुआ है, जहां से गंदा पानी तालाब में समा रहा है। अच्छा, मतलब रमेश के कंपनी का गंदा पानी इस तालाब में वो छोड़ रहा है। मुझे आज ही इस बारे में रमेश से बात करनी होगी। दरअसल तालाब के पास ही रमेश का छोटा सा कारखाना था और उसी कारखाने का गंदा पानी वो तालाब में छोड़ रहा था। फिर मनोज रमेश के पास जाता है और उससे सवाल पर सवाल करता है। ये देख रमेश कहता है, तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? सरकार ने मुझे यहाँ कारखाना शुरू करने की अनुमति दी है। मेरे पास सारे कागज भी है और हाँ, मैं पानी शुद्ध करके ही तालाब में छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर रमेश मनोज को वहां से भगा देता है। रमेश पानी शुद्ध करने के पैसे बचाने के लिए कारखाने का गंदा पानी चुपके से तालाब में छोड़ रहा था, जिस वजह से तालाब की मछलियां मर रही थी। रोज रोज मछलियों को मरा देखकर मनोज दुखी हो जाता है, लेकिन वो वही नहीं रुकता। वो ऊपर तक जाता है और रमेश की कंप्लेंट करता है। कुछ ऑफिसर कारखाने की छानबीन भी करने आते हैं, लेकिन पैसे देकर रमेश ऑफिसर से क्लीन चिट लेता है। तब रमेश सोचता है, अरे ये मनोज कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। आज ही इसके पंख काटने होंगे, नहीं तो कोई और इसके साथ जुड़ गया तो मेरा तो कारखाना बंद करना पड़ेगा। मनोज की कंप्लेंट से भी रमेश का कुछ नहीं हुआ। मनोज अपना सारा काम पीछे छोड़कर रमेश के पीछे पड़ जाता है। ऐसे में एक दिन रमेश कुछ गुंडे लेकर उसके गराज में आता है। वो गुंडे गराज की तोड़फोड़ कर देते हैं। गुंडे मनोज के घर जाकर उसे खूब पीटते हैं। मनोज खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त उसका एक ओल्ड मिनी कूपर कार से एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार सुधाकर की थी। सुधाकर आकर देखता है और कहता है, अरे बाप रे, इस आदमी के सर से तो खून निकल रहा है। इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। अब तो इस पुरानी कार को कबाड़ भी देना होगा। बार बार इससे किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता ही रहता है। सुधाकर मनोज को अस्पताल ले जाता है, तो गुंडे मनोज का एक्सीडेंट देख वहां से भाग जाते हैं। अस्पताल में मनोज का इलाज होता है। वो कुछ ही दिन में ठीक होता है, पर तभी फिर से वहां गुंडे आते हैं। मनोज उन सब से बचने के लिए याददाश्त खोने का नाटक करता है। तब सुधाकर मनोज से कहता है, अरे मनोज, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? इतनी बड़ी दुनिया में तुम कैसे रहोगे? कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, तुम आज से मेरे साथ रहोगे। सुधाकर मनोज को अपने घर ले जाता है। उधर रमेश मनोज की हालत जानकर खुश हो जाता है। सुधाकर अपनी मिनी कूपर को कबाड़ में बेचने जाता है। तब मनोज कहता है, रुकिए सुधाकर जी, इस कार को मत बेचिए। दरअसल मैं एक मैकेनिक हूँ, आप ये कार मुझे दे दीजिए। अरे मनोज, तुम्हें सब याद आ गया? इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। तब मनोज सारी हकीकत सुधाकर को बताता है। सुधाकर एक बड़े ऑफिसर को जानता था, इसलिए वो मनोज की मदद करने के लिए तैयार होता है।
सुधाकर की वजह से एक बार फिर से बड़े ऑफिसर रमेश के कारखाने की छानबीन करते हैं और वो ऑफिसर ईमानदार होने की वजह से रमेश के पैसों के लालच में ना आकर सही रिपोर्ट बनाकर सरकार को देता है। तब जाके मनोज रमेश के सामने आता है और कहता है, देखा रमेश, भगवान भी अच्छे लोगों की ही मदद करता है। आखिर तुमने क्या कुछ नहीं किया, पर आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई और तुम्हारा कारखाना भी बंद हो गया। इस तरह से रमेश का कारखाना बंद हो जाता है। रमेश गांव छोड़कर वहां से चला जाता है। गांव वालों को भी उनकी गलती का एहसास होता है। मनोज के साथ वो सारे मिलकर तालाब की सफाई करते हैं। तब मनोज को कुछ रंग बिरंगी मछलियां भी मिलती है और उससे मनोज को एक आइडिया आता है, अरे वाह, इन मछलियों से तो मैं एक अनोखा एक्वेरियम बनाऊंगा। सुधाकर की मिनी कूपर को मनोज एक एक्वेरियम में बदल देता है और मछलियों को उनमें रखता है। सारे गांव वाले मनोज की इस अलग ही एक्वेरियम को देखकर हैरान हो जाते हैं। पर इसी हरकत से मनोज बहुत फेमस हो जाता है और इस तरह से मनोज गांव गांव जाकर पानी की शुद्धता के बारे में लोगों को समझाते रहता है। श्यामलाल एक कार मैकेनिक था। हाईवे पर उसका एक गैराज था। हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को एक पल में ही वो ठीक कर देता था। श्यामलाल के दो बच्चे थे, नितिन और जतिन। नितिन और जतिन हमेशा झगड़ते रहते थे। उन दोनों की लड़ाई से उनकी माँ बीना और श्यामलाल हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन नितिन और जतिन का झगड़ा हो जाता है। अरे जतिन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगा, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी घड़ी पहन ली? अरे क्या हुआ? क्या घड़ी पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? देख, तू मुझसे छोटा है, मुझसे ज्यादा बहस करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो क्या कर लोगे? मारोगे? यूं जतिन अपने बड़े भाई की ओर बढ़ता है। उसी वक्त श्यामलाल और बीना उन्हें रोकते हैं और श्यामलाल कहता है, अरे तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो जो बात बात पर झगड़ा करते रहोगे। अरे तुम दोनों अपना ना सही, कम से कम हम दोनों का तो ख्याल करो। श्यामलाल की ये बातें सुनकर दोनों गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तब बीना कहती है, अरे बच्चों, नाश्ता तो करके जाओ। दोनों अपने माँ की बात को अनसुनी करके वहां से चले जाते हैं। श्यामलाल भी अपने गराज चला जाता है। श्यामलाल गराज में काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में अपने बच्चों की ही चिंता खाए जा रही थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे उन दोनों के बीच के तनाव को दूर किया जाए कि तभी उसे एक ख्याल आता है। वो अपने बच्चों को गराज में बुलाता है। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए पिताजी, मेरे पास भी टाइम नहीं है, जल्दी बताइए क्या बात है। अरे थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ। देखो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं कि मैं कितने दिन तक काम कर पाऊंगा। मैं अपनी जायदाद और अपना ये गराज तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। क्या काम है? जल्दी बताइए, मैं यूं कर दूंगा। अरे पिताजी, ये क्या करेगा? आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। इसे तो अपने लफंगे दोस्तों के साथ वक्त मिले तब ना। हाँ, इसके दोस्त लफंगे हैं, ये तो सभी जानते हैं। यूं वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। श्यामलाल गुस्से से कहता है, अरे बस करो अपनी तू मैं और कान खोल कर सुनो। वो बाहर जो दो कार्स खड़ी है, उन्हें तुम दोनों को एक करना होगा और एक साथ चलाना होगा। अगर तुम दोनों इस काम में नाकामयाब हुए तो मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से ही नहीं बल्कि अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे पर दो कार्स एक कार में कैसे बदल सकते हैं पिताजी? जायदाद चाहिए तो ये करके बताओ, नहीं तो दोनों अपना अपना रास्ता नापो। ये कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता है। लगता है उम्र के साथ साथ पिताजी का दिमाग भी सठिया गया है। भला दोनों कारों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, सही कहा। वैसे पिताजी को मुझ पर बहुत भरोसा है, इसलिए ऐसा चैलेंज दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता। अब तू देख मैं कैसे करके बताता हूँ। दोनों काम पर लग जाते हैं। दोनों कार्स को दो अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं।
देख, तू अपनी कार के पीछे का हिस्सा मेरी कार से जोड़ दे। मैं बड़ा हूँ तो स्टीयरिंग मेरे कार में होगी और कार भी मैं ही चलाऊंगा। अरे तू भूल गया कि पिताजी ने क्या कहा था? हम दोनों को एक साथ ये कार चलानी है। हाँ हाँ, तो क्या? इसका मतलब तो साफ है कि गाड़ी की भी 2 स्टीयरिंग होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों मिलकर एक साथ चलाएंगे। यूं वो दोनों थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और फिर अपने अपने हिसाब से कार को जोड़ देते हैं और अपने अपने हिस्से का रिस्टोरेशन कर देते हैं। कार बहुत ही अजीब लग रही थी और बहुत ही अनोखी। श्यामलाल वो कार को देखकर आश्चर्यचकित होता है। पिताजी, कार का मेरा हिस्सा एकदम परफेक्ट है। हाँ पिताजी, मेरा हिस्सा तो डबल परफेक्ट है। हाँ, दिख रहा है तुम दोनों ने सच में बहुत मेहनत की है। अब तुम दोनों एक साथ इस कार को चलाकर बताओ। नितिन और जतिन एक साथ कार में बैठ जाते हैं। कार में 2 स्टीयरिंग थे, एक आगे की ओर, एक पीछे की ओर। दोनों एक साथ कार को स्टार्ट करते हैं। दोनों भी फ्रंट गियर डालते हैं और गाड़ी को तेज करते हैं। गाड़ी ना आगे जा रही थी और ना ही पीछे। दोनों परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ते हैं। कुछ देर के बाद दोनों को समझ आता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है और वो दोनों मिलकर कार को चलाते हैं। जतिन रिवर्स गियर डालता तो नितिन फ्रंट गियर। यूं दोनों कार को अच्छे से चलाते हैं। जहां नितिन फंस जाता था वहां जतिन नितिन का साथ देता था और नितिन को जतिन, यूं दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए कार को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं और इसी दौरान दोनों के बीच एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है। वो दोनों कार को रोककर श्यामलाल के पास जाते हैं। नितिन भैया ने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया कार चलाकर। अरे छोटू, तू भी तो कुछ कम नहीं है। अगर तू नहीं होता तो इस कार को चलाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों की झगड़े की वजह से आपको और माँ को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आज के बाद हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह देख श्यामलाल खुश हो जाता है। उस दिन के बाद जतिन और नितिन हमेशा मिलजुल कर रहने लगे।